चलिए जी, ठीक है। जो लोग आ गए हैं अब इंतजार नहीं करना है, क्लास शुरू करेंगे आज का, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आज का जो है थॉट्स है वो क्या है, आज का ज्ञान समझ लीजिए। आज का ज्ञान, ठीक है। आज का ज्ञान ये है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि टैलेंट होने से कुछ नहीं होता है। टैलेंट होने से कुछ नहीं होता है। देखिए, टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको उसका उपयोग करना होगा, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, तो सिर्फ टैलेंट होने से आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्या होंगे, सफल होंगे। ये बात आपको हर हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट को मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैथ बहुत अच्छे से वो समझ पाता है, ठीक है, लेकिन टैलेंट तो है उसके पास कि वो अच्छे से क्या कर पाता है, समझ पाता है, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहा है पढ़ाई पे, ठीक है। तो जब टाइम नहीं देंगे पढ़ाई पे तो क्या होगा, टैलेंट होने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखना है, हर हमेशा याद रखिएगा कि टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का ये ज्ञान है, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो है चैप्टर 2 है, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 है। बिल्कुल बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे और आप लोग आराम से जुड़े रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम से एक एक चीज समझाएंगे और सारा चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन चित्र हो गया, ये तो समझाएंगे ही, ये सारा चीज आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन पहले चलिए बेसिक से समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, वो समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले बेसिक चीज पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर है 2, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, हम शायद परावर्तन बोल दिए थे, प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, यह है हमारा चैप्टर नंबर 2। अब समझिए, तो जैसे कि आप लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश, अब देखिए प्रकाश से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसमें हो गया परावर्तन, क्या हो गया, परावर्तन, उसके बाद क्या हो गया, अपवर्तन, उसके बाद क्या हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, उसके बाद हो गया आपका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में प्रकाश जो 7 रंगों में टूटता है, इंद्रधनुष बनता है इसी के कारण, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, बारी बारी से देखेंगे। परावर्तन हम लोगों ने पहले ही क्या कर चुका है, पढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश का क्या पढ़ना है, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन आज का क्लास होगा, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए, अपवर्तन को समझने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों को समझना होगा वो चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला चीज जो समझना है इसके लिए, वो समझना है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश जब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है तो कुछ स्पीड से चलती है, ठीक है, यानी कि कुछ उसका क्या होता है, चाल होता है। और ये चाल जो है समान नहीं होता है, अलग अलग माध्यम में ये प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग वही डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस माध्यम में आखिर प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक है। तो आइए, क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर जो है हमारा 2 है, ठीक है। ये नोट्स है, इसी नोट से आप लोगों को पढ़ाते हैं, पता होगा सबको, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर शून्य, पानी, कांच, ठीक है। शून्य, पानी और कांच में प्रकाश की
चाल क्या है, ठीक है, इसको क्वेश्चन है कि लिखें, तो वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य क्या होता है बच्चों, उसको समझो, ठीक है। पानी आप लोग समझते हैं, कांच आप लोग समझते हैं, शून्य आप लोग नहीं समझते होंगे, तो समझिए, ठीक है। जैसे हवा है, क्या है, हवा, ठीक है। तो हवा में भी क्या होता है कि बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हवा में लगभग वो कण जो होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। तो हम हवा को ही क्या बोल देंगे, शून्य। हवा को ही क्या बोल देंगे, शून्य। हवा यानी कि शून्य, या वो जगह जहाँ पे कुछ भी चीज ना हो। बात समझ में आ रही है। जैसे हवा है तो हवा में कुछ भी नहीं है, थोड़े मोड़े कण है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कांच क्या होता है, कांच जो माध्यम होता है और पानी जो माध्यम होता है, जब आप हवा में चलते हैं तो आपको चलने में क्या होता है, आसान होता है। ऐसे नहीं लगता कि आपका पैर कोई रोक रहा है, ठीक है, जब तक हवा क्या हो, समान हो, ठीक है। लेकिन पानी में जो चलेंगे तो आप पानी में चल नहीं पाएंगे, ठीक है। सर अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा है सारा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी लोगों को दिख रहा है तो यस करें, ठीक है। और क्वालिटी को जो है ठीक कीजिए। क्वालिटी यदि बहुत कम होगा तो अच्छे से नहीं दिखेगा, ये बात याद रखिएगा। तो क्वालिटी कम से कम 360 पे रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो शून्य मतलब क्या, हवा आप समझ सकते हैं, शून्य मतलब हवा। पानी में क्या होता है कि आपको चलने में भी क्या होती है, परेशानी होती है, ठीक है। तो फिर प्रकाश को चलने में भी क्या होगी, परेशानी, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम, हवा में उससे ज्यादा। कांच में, पानी में और हवा में, तीनों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग है। बात आ गई समझ में। तो देखिए यहाँ पे शून्य, शून्य यानी कि आप समझ सकते हैं हवा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है शून्य निर्वात, निर्वात यानी कि हवा भी ना हो, ये समझ लीजिए। हवा हो और हवा ना हो तो प्रकाश के चाल में कोई अंतर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। तो शून्य निर्वात वायु, या आपको बोल दे हवा, ठीक है। शून्य निर्वात वायु या हवा में प्रकाश की चाल, तो ये कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल को हम किससे दिखाते हैं, लेटर सी से दिखाते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, शून्य या हवा में प्रकाश के चाल को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, और बाद बाकी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम भी बोलते हैं। जैसे पानी में प्रकाश की चाल को क्या बोलेंगे, भी, और पानी में है तो क्या बोलेंगे, भी डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वाटर, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है उसको समझ लीजिए, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए हवा में क्या है, प्रकाश की चाल ज्यादा है क्योंकि 3×10⁸, और यहाँ पे है 2.25×10⁸। तो पानी में प्रकाश का चाल क्या है, उससे कम है, हवा से क्या है, कम है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे देखिए, आगे है कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों कांच में भी प्रकाश का चाल क्या होता है, हवा से भी और पानी से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल हवा और पानी दोनों से क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को याद रखना है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में, किस माध्यम में, याद रखना है, हवा में। दूसरे नंबर पे उससे कम प्रकाश की चाल किसमें, तो पानी में। और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें, तो कांच में। याद रखिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए, तो क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, आप लोग समझ गए हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रकाश की चाल समझ गए। अब हम लोग दो ठो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक करेंगे सघन माध्यम और एक करेंगे विरल माध्यम, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले पेज पे, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये ऊपर में एक माध्यम है जो कि क्या है, हवा। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विरल माध्यम। हवा क्या है, विरल माध्यम, और पानी क्या है, सघन माध्यम। अब बोलिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा माध्यम सघन माध्यम होगा और कौन सा माध्यम विरल माध्यम होगा। बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि विरल और सघन क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो देखिए दो माध्यम, कितने माध्यम, दो माध्यम। दो माध्यम में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सघन है और कौन विरल है। तो याद रखिएगा जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा साइड में लिखते ताकि मिटाना ना पड़े, ठीक है, या यहीं पे, ठीक है। जैसे ये क्या है, विरल माध्यम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की चाल इसमें क्या होगा, अधिक होगा। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होगा, अधिक होगा। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, बोलिए, प्रकाश की चाल क्या होगा, कम, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, दो माध्यम, याद रखना कितने माध्यम, दो माध्यम। दो माध्यम में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे और बताएंगे कि कौन सघन है और कौन विरल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, वो क्या होगा, विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या है, कम, वो क्या होगा, सघन। चलिए कोई दिक्कत है, सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ गए ना। हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है, कि सघन किसको बोलते हैं, विरल किसको बोलते हैं। याद रखना है कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक, ज्यादा, वो क्या होगा, सघन, और जिसमें प्रकाश की चाल कम, जिसमें अधिक वो विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो क्या होगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना है वो भी आप लोग समझ गए हैं। सघन माध्यम विरल माध्यम भी हो गया है क्लियर। अब और क्या चीज समझना है, तो अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है, ठीक है। वो समझना है आप लोगों को अपवर्तनांक। क्या समझना है, अपवर्तनांक, ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या होता है। और अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू, ऐसे यू जैसे लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, अपवर्तनांक को समझ लेंगे और फिर समझेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं अपवर्तनांक को, अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा बात आप लोगों को याद रखना कि अपवर्तनांक जो होता है वो होता है अनुपात। अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात, ठीक है। अब अनुपात किसका, अनुपात किसका, ठीक है। तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है। अनुपात किसका होगा, हवा में प्रकाश की चाल, और बटे जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो लिखेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक। जिस माध्यम का आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक, तो उस माध्यम का, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या याद रखना है कि अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात। किस किस चीज का अनुपात, तो हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, यहाँ पे इसी टॉपिक को डिटेल में समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, परिभाषा लिखें या अपवर्तनांक क्या होता है समझाएं। तो अपवर्तनांक देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य को ही हमको क्या बोलते हैं, हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, सी, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको क्या बोलेंगे, भी, के अनुपात को बोले ना, ये क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात। तो उसके अनुपात को हम किसी माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को किस चीज से दिखाते हैं, तो म्यू से।
जैसे यू, ये हो गया यू, और यू में ही इधर भी खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू। ठीक है, तो म्यू से दिखाते हैं। बात आ गई समझ में। अब देखिए, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया अपवर्तनांक, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, सी से। पहले ही यहाँ पे आपको बोला गया है, देखिए हवा में प्रकाश की चाल को क्या बोलेंगे, सी, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को भी। ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को भी। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या है, सी, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलेंगे, भी, और दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। पहले ही बता दिए अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझिए, अब जैसे आपको निकालना है प्रकाश की अपवर्तनांक निकालना है, किसका, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका, कांच का। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है आप लोगों को, किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, म्यू से, किससे, म्यू से। और कांच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कांच को बोलते हैं ग्लास, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, म्यू जी, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात, किसका अपवर्तनांक होता है, किसका अनुपात होता है, तो सी का और भी का। भी मतलब क्या होता है कि जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल, और सी मतलब होता है हवा में प्रकाश की चाल। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, ग्लास का यानी कि कांच का, तो भी के नीचे भी क्या लगा देंगे, जी। अब देखिए सी मतलब होता है हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल आप लोगों को बताए थे 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देख लीजिए यहाँ पर कितना होता है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो 10⁸ है, ठीक है, 10⁸ क्या हो गया, कट गया, या 18⁸ लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, 10⁸ होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 10⁸। चलिए 10⁸ हो गया। अब 10⁸ और 10⁸ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बच क्या जाएगा, तो 3/2। 3/2 को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। 3/2 को जब काट देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा 1.5। तो 1.5 जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, कांच का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अपवर्तनांक निकालना यहाँ से सीख गए हम लोग। ठीक है, अब आप लोगों को अपवर्तनांक निकालने के लिए क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ सकता है। दो माध्यम का क्या करेगा, प्रकाश का चाल दे देगा, बोलेगा कि आप लोग क्या कीजिए, अपवर्तनांक निकालिए। ठीक है, साथ ही न्यूमेरिकल में भी पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ से देख लीजिए, निम्नलिखित पदार्थों का अपवर्तनांक लिखें। कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए वायु यानी कि हवा, पानी, कांच, बर्फ और हीरा। ये जो है हीरे का अपवर्तनांक बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003। तो ये लगभग 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं हम लोग, 1। याद रखिएगा, हवा का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। अब है पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। कोई दिक्कत। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, अभी निकाले थे हम लोग उधर। ठीक है, अब देखिए, अब है बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। और सबसे हाईलाइट हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जो याद रखना है ना, वो हीरे का याद रखना है और कांच का याद रखना है, क्योंकि ये दोनों अधिक बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वैसे तो सब याद रखना है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा हाईलाइट है कुछ पूछे जाने के बेस पे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, हम लोग अपवर्तनांक समझ गए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना था वो देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये इस
चैप्टर का जो है सबसे मेन टॉपिक है ये, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होता है, ये दोनों चीज आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर क्या होता है। चलिए, परिभाषा को आप लोग बाद में देख लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए, चित्र से समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन को, ठीक है। तो इस सब चीज का तो अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज जो है अब एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, यहाँ पे क्लियर रहेगा तो फिर इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन देख लिए थे हम लोग पिछले चैप्टर में, और यहाँ पर देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चलिए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन कभी भी जो होगा बच्चों, वो याद रखना है आप लोगों को कि ये कब होगा, दो माध्यमों के बीच होगा, ठीक है। दो माध्यमों के बीच होगा, दो माध्यम जिसमें एक हो सघन और एक हो विरल। यदि दोनों माध्यम अलग अलग होगा तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो पहली बात तो अपवर्तन होता क्या है। तो परावर्तन क्या होता था बच्चों, बताइए। परावर्तन क्या होता था कि अच्छा, कुछ बच्चे जो है आप गुड मॉर्निंग बोले तो हम ध्यान नहीं दिए, सारे बच्चों को क्या है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो देखिए, यहाँ से समझना है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके और क्या हो जाती थी, लौट जाती थी, टकरा करके लौट जाती थी, ठीक है। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके क्या हो जाती थी, लौट जाती थी, तो वो होता था प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो टकरा करके वापस नहीं लौटती है, बल्कि वो अपना रास्ता बदल लेती है। अपना क्या करती है, रास्ता बदल लेती है। यानी कि जैसे उसको जाना चाहिए वो वैसे नहीं जा करके वो अलग रास्ता में आ जाती है, अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल परिभाषा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, या अपने पथ से विचलित हो जाती है, या अपना पथ परिवर्तित कर लेती है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब इसको यहाँ से चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये बात सही है, एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है एक लाइट रे, यानी कि प्रकाश किरण। ये क्या हो रही है, तो इधर से आ रही है, ठीक है। आने के बाद ये अभी ऊपर में है हवा, तो ये हवा में है, यानी कि विरल माध्यम में है। अब विरल माध्यम से ये कहाँ आ रही है, यहाँ पे आकर के, और पानी। तो दो माध्यम है, एक है हवा, एक है पानी। तो आपको पता है पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, तो ये हो गया सघन। और हवा में ज्यादा, तो ये क्या हो गया, विरल, ठीक है। तो हवा से जैसे ही पानी पे आकर के ये प्रकाश यहाँ पर क्या हो गई, टकरा गई। तो टकरा करके जाना था कैसे, ऐसे सीधे, जो रेड लाइन दिखाया गया, लेकिन ये सीधे जाएगी नहीं, ये किधर आ जाएगी, ऐसे ग्रीन लाइन में, ठीक है। यानी कि ये अपना रास्ता बदल लेगी। रास्ता क्या होगी, ये अपना लाइट रे क्या करेगी, रास्ता अपना बदल लेगी। जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जा करके ये किधर आ गई, इधर आ गई, ठीक है। अब जो है देख रहे हैं कि कब किधर आएगी, कभी ये क्या होगा, इधर भी चल जा सकती है, कभी इधर भी आ जा सकती है, ठीक है। यानी कि इसका रास्ता तो ये था ओरिजिनल, लेकिन रास्ता से क्या हो गई, इस साइड आ गई, ठीक है। कभी ये किरण उस साइड भी चली जाएगी, तो कब उस साइड जाएगी और कब इधर आएगी। तो इस साइड उस साइड से बढ़िया क्या है, वो समझिए कि इस साइड उस साइड करने से अच्छा क्या है, कैसे याद रखेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। तो ये हुआ हमारा अभिलंब। इसको हम मान लेते हैं ये प्रकाश किरण ए से आई और बिंदु ओ पर टकरा गई, ठीक है, और बी के दिशा में आ गई। मान लेते हैं इसको पी के दिशा, ए से पी के दिशा में यहाँ पर क्या करना था, जाना था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन किधर आ गई, ओ से बी के दिशा में आ गई, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पे ये अभिलंब है, अभिलंब को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए एम और एन,
ये क्या हो गया हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो प्रकाश किरण ये तो समझ गए कि रास्ता क्या हो गया, यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये किरण आप लोगों को पता है, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। और जाने वाली किरण को इसमें क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो जाने वाली किरण हमारा कौन सा है, देखिए ये नहीं है। ठीक है, जाने वाली किरण हमारा ये है ओरिजिनल किरण। जाना चाहिए था इधर, ये जाना चाहिए था, लेकिन आ किधर गई, इधर। तो ग्रीन लाइन जो है वो क्या है, हमारा अपवर्तित किरण है। ठीक है, अपवर्तित किरण। चलिए, तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। अब कुछ और बातों को समझना है। जैसे ये हो गया अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बना इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, और दिखाएंगे आई से। और यहाँ पे जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बना इसको बोलेंगे क्या, आर, यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, ये सब नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, बात समझ गए। तो बस प्रकाश के अपवर्तन में इतना ही समझना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, जैसा कि इस चित्र में हम आप लोगों को दिखा दिए। बेसिक डिटेल था कि इसमें अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण और जो है यहाँ पे जो है आपतन कोण, ये क्या होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ये सारी चीज जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जो बता रहे थे कि ये प्रकाश किरण कभी इस साइड आ जाएगी तो कभी उस साइड, तो उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जब प्रकाश किरण क्या होगी, विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के पास। देखिए यहाँ ये है विरल और ये है सघन, विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब ये है ना, अभिलंब के क्या आ गई, पास। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उधर नहीं जा करके किधर आ गई, अभिलंब के पास। और बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, जब विरल से सघन, सघन से विरल जाएगी, मान लो पानी से किधर जाएगी, ऐसे, यहाँ पे हम बता ही देते हैं। ठीक है, कि ये पानी है, मान लो नीचे से कोई लाइट दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा समझिए, समझा ही देते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये हो गया अभिलंब, अभिलंब ले लेते हैं हम। ठीक है, अब पानी से किधर जाना है, पानी से प्रकाश किरण को जाना है हवा में, तो ऐसे आई यहाँ से, यहाँ पर टकरा गई। जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधे। ठीक है, जाना कैसे चाहिए था, सीधे, लेकिन सीधे नहीं जा करके, देखिए सीधे नहीं जा करके ये क्या है हमारा अभिलंब। ठीक है, सीधे नहीं जा करके ये अभिलंब से क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर। ये हो गया अभिलंब। तो इस केस में क्या हो गया कि अभिलंब के पास आ रही है किरण, इस केस में क्या होगा, अभिलंब से दूर चली जाएगी। पास आएगी तो किधर जाएगी, इधर, लेकिन इधर नहीं जा करके किधर चल जाएगी, इधर। ठीक है, तो यही आप लोगों को याद रखना है कि जब सघन, विरल से सघन में जाएगी प्रकाश किरण तो अभिलंब के पास आएगी, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के क्या चल जाएगी, दूर चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही था प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन समझ गए। यहाँ पर नोट्स है, नोट्स में आप लोग देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो लिखा ही हुआ है, और बहुत बार बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना पथ परिवर्तित कर लेती है, यानी कि रास्ता बदल लेती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम होते हैं। ठीक है, दो नियम को समझिए। जैसे परावर्तन का दूसरा नियम होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ऐसे ही इसका उसका दूसरा नियम जो है वो इसका पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम।
दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, इसका अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। तो साइन आई बट्टे साइन आर ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। ठीक है। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण की जया का क्या लिखा हुआ है, साइन। ठीक है। और अपवर्तन कोण की जया साइन। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण क्या होता है, आई, तो साइन आई और बट्टे साइन आर, और इसका अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब क्या, कांस्टेंट होता है, यानी कि ऐसा मान जो बदले नहीं। ठीक है। जैसे हमारा नंबर हो गया 1 2 3 4। ठीक है। तो ये दे दिए म्यू, म्यू मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का मान तो ऐसे ही ना होता है, जैसे कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो या क्या ये बदल जाएगा, नहीं, 1.5 है तो 1.5 ही रहेगा। तो नियतांक मतलब जो नियत हो, फिक्स हो। ठीक है। तो ये एक नियतांक होता है। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। बच्चों याद रखना है कि परावर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम, और अपवर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम और परावर्तन के कितने नियम, तो दोनों के ही कितने नियम, 2 नियम। ठीक है। और जो चित्र हम आप लोगों को उधर बताए वही चित्र यहाँ पर जो है बना हुआ है नोट्स में। ठीक है। अभिलंब है, आपतित किरण है, यहाँ पर आपतित किरण होगा। ठीक है। आपतित किरण होगा, आपतित किरण। ठीक है। यहाँ पर छूट गया आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, सारा कुछ दिखाया गया है, बढ़िया से दिखाया गया है। ठीक है। चलिए अब जो है स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम भी पूछ देता है। ठीक है। तो देखिए स्नेल ने एक नियम दिया कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, याद रखना प्रकाश का अपवर्तन कितने माध्यम में देखा जाएगा, 2 माध्यम में, तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, ठीक है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, कोई 2 माध्यम रहेगा और प्रकाश का कोई विशेष रंग रहेगा, जो भी रंग रहेगा। ठीक है। उसके लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बस वही बात बताया है जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है ना, वही ये क्या किया है, स्नेल ने बताया है। हो गया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस इतना ही लिख देना है। प्रकाश के अपवर्तन वाला चाहे तो चित्र भी इसमें बना सकते हैं, इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को दर्शाएं। देखिए कांच का एक प्लेट लेना है, कांच का एक टुकड़ा, ठीक है, और उससे आपको दिखाना है कि उसमें अपवर्तन कैसे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। ये चित्र बनाने के लिए पूछ देता है 2 नंबर में आराम से। ठीक है। तो देखिए कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो एक कांच ले लिए। ठीक है। कांच का स्लैब जिसका नाम रख दिए ए बी सी और डी। अब करवाना है अपवर्तन। क्या करवाना है, अपवर्तन। तो एक बिंदु ले लिए यहाँ पर, ठीक है, और एक प्रकाश किरण खींचे P, और ये बिंदु Q पर आकर के क्या हो गया, टकरा गया, और एक खींच दिए यहाँ पर अभिलंब NN डाइस। तो यहाँ पर जो कोण बना ये क्या बना, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को क्या बोलते हैं, I। अब देखिए इसको जाना चाहिए था किधर, इधर, लेकिन कांच है, ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब के किधर आ गया, पास। तो ये क्या बन गया, अपवर्तन कोण। फिर ये यहाँ तक आया, प्रकाश किरण यहाँ पे आई है। ठीक है। और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है विरल माध्यम और ये क्या है, सघन। ये क्या है, सघन। तो जैसे ही प्रकाश किरण आई तो अभिलंब, ये है ना अभिलंब, अभिलंब के किधर आ गई, पास आ गई। रास्ता कैसा था जाने वाला, ऐसे, लेकिन ये किधर आ गई, अभिलंब के पास। लेकिन जब यह है सघन और बाहर में क्या है, हवा, हवा यानी कि विरल, विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से किधर चल जाएगी, दूर। अब देखिए आ रही थी ऐसे, तो जाना कैसे चाहिए था इसको, ऐसे सीधे सीधे, ये होता है ना लाइन, देख सकते हैं आप, लेकिन ऐसे नहीं जाकर के अभिलंब से किधर चल गई, दूर चल गई। ठीक है। अब इसी चीज में थोड़ा लिख देंगे जो सब चीज हुआ है। यहाँ पर भी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और यहाँ पर भी आपतन कोण, क्योंकि टकरा रही है और फिर आगे जा रही है, रास्ता जहाँ पे बदलेगा तो रास्ता बदल रहा है, तो यहाँ पर भी अपवर्तन कोण। तो 2 2 आपतन कोण और 2 2 अपवर्तन कोण है, तो इसमें I1 R1
I2 R2 कर दिए, ठीक है। और बिंदु मान लिए ये P Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। इसका जो ओरिजिनल रास्ता था शुरू से वो कहाँ आया, यहाँ पर। इस बिंदु को हम क्या मान लिए, U, क्या मान लिए, U। और यहाँ पर इस देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया, इस रास्ता के बीच का जो दूरी आ गया, जाना कैसे चाहिए था ऐसे, लेकिन फाइनल में कितना दूर हो गया, इतना दूर हो गया, इतना दूरी आ गया बीच में। आर था यहाँ पर, एस मान लिए थे तो टी मान लिए, ठीक है। तो यही सब चीज को क्या किए, दिखा दिए। ऐसे होता है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब इसी चीज को लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, PQ दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह AB से टकराती है तो वह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो बात यहाँ पर की है ना, वही बात वहां पर क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाला है, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है लेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, इसमें लेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन में दर्पण, तो उसमें पढ़े दर्पण, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब लेंस जो है यहाँ पर दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है अवतल, ठीक है। जैसे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता था ना, अवतल और उत्तल, ठीक उसी प्रकार हमारा लेंस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। लेकिन समझते हैं पहले कि आखिर लेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए लेंस क्या है, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। पारदर्शक पदार्थ क्या, एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश किरण इस साइड से उस साइड जा सके, यानी कि एक ऐसा प्रकाश जिसमें हम क्या करें, इस साइड से उस साइड देख सके, इस साइड से उस साइड देख सके। मतलब समझ लीजिए कांच, कांच क्या हो गया, लेंस हो गया। जैसे आपके चश्मा में लेंस लगा रहता है, ठीक है, तो चश्मा में इस साइड से उस साइड देखते हैं, यदि नहीं दिखेगा तो चश्मा पहनेगा कोई। जब आंख में जो है डिफेक्ट हो जाता है, दोष हो जाता है, दृष्टि दोष, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है, ठीक है। तो पारदर्शक पदार्थ होता ही है, इस साइड से उस साइड क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या रहता है, घिरा रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, लेंस का चित्र देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया लेंस। लेंस कितने तरह का, दो तरह का। एक उत्तल लेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो सारा क्वेश्चन आगे लिखा हुआ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस जिसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस जिसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेंस होता है दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। पहले समझते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि आपसे कि उत्तल लेंस क्या होता है, परिभाषा लिखें और चित्र बनाएं। तो वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जो किनारे पे पतला रहे और बीच में क्या रहे, मोटा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया इसका किनारा और इधर भी क्या हो गया, किनारा। तो किनारा पे क्या है, पतला है, और जैसे जैसे बीच के तरफ जाएंगे तो देखिए बीच में क्या है, मोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। अब लेंस में कुछ मेन बात, जैसे देखिए ये बिंदु जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इधर वाले बिंदु को भी क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव को हम बोलते थे P। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि लेंस जो है वो इस तरीके का बनता है, ऐसे बनेगा लेंस। दो ऐसे सतह को क्या कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। दो यहाँ पर जो है अपवर्तित सतह को क्या किया जाता है, अपवर्तक सतह को क्या किया जाता है, यहाँ पर मिलाया जाता है, देख सकते हैं। देखिए ये दो सतह को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या बना दिया, लेंस बना दिया, ठीक है। तो इस दोनों सतह के जो ठीक बीच वाला बिंदु होगा उसको हम लोग बोलेंगे C। क्या बोलेंगे, C। C मतलब प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र यानी कि सेंटर, ठीक है, प्रकाश केंद्र।
अब देखिए ये एक बिंदु हो गया, दर्पण जैसे है ना, तो यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये जिधर अंदर की तरफ घूमेगा ना, ऐसे करके घूमेगा ना ये इधर, तो इधर ही क्या होगा, इसका केंद्र फोकस सब कुछ होगा इधर। और इसका किधर होगा, इधर। इसका होगा इधर केंद्र फोकस, जितना भी चीज होना है सब किधर होगा, इधर। तो दो सतह है यहाँ पर। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो सतह है, ये वाला, इसको मान लेते हैं 1, और इधर वाला को क्या मान लेते हैं, 2। तो ये वाला सतह क्या है, ये वाला, ये है 1। तो इसका ध्रुव को हम क्या बोलेंगे, P1। और इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र, इसको बोलेंगे C1। अब देखिए बीच में केंद्र है तो उसको क्या बोलते हैं, C, इसलिए यहाँ पर C नहीं बोल करके मान लीजिए हम कि ये क्या है, C1 है। और P1 ये हो गया, और ये हो गया C1। तो ये इसके ठीक बीच में क्या होगा, F। तो क्या हो जाएगा, F1। तो P1 C1 है, इसके ठीक बीच में F1। देखिए F1 का दुगुना होता है C1, यानी कि F का दुगुना होता है C, इसीलिए इसको क्या लिख दिए, 2F1। ठीक है। अब ये दूसरा सरफेस है, तो इसका हो जाएगा P2, यहाँ पर बीच में F2 और यहाँ पे 2F2। ठीक है। लेंस आपको बनाना हो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ये बनाना है वो हम अभी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले आप लोग समझिए कि लेंस जो है, अब तक उत्तल लेंस ये है, तो उत्तल लेंस पहले बनाना सीखिए। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से प्रकार से क्या करेंगे, एक सतह बना लेंगे और इस तरीके से दूसरा सतह बना लेंगे। फिर इसके बीच में एक बिंदु दे देंगे और इसको क्या करेंगे, एक लाइन को हम खींच लेंगे। ठीक है। याद रखना है जो लाइन खींचेंगे वो हम 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जितना का होगा वो खींचेंगे। मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 सेंटीमीटर और 4 दूना 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर, तो शायद ये 16 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, कितना का, 16 का। ठीक है। तो ये हो गया केंद्र। इधर कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8 यहाँ से। ठीक है। तो 4 पे क्या करेंगे, F1 दे देंगे और फिर 8 पे क्या करेंगे, 2F1 दे देंगे। यहाँ पर जो F1 लिखेंगे ना, इसी में क्या लगा देंगे, 2। फिर इधर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीच में क्या दे देंगे, जैसे 8 है इधर भी, तो 4 पे दे देंगे F2 और 8 पे क्या दे देंगे, 2F2। ठीक है। तो इस तरीके से बना लेंगे लेंस। परिभाषा आप समझ ही गए कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों पे पतला, बीच में क्या होगा, मोटा। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अब है अवतल लेंस किसे कहते हैं, उल्टा परिभाषा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता था, ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, पतला है। देखिए किनारे पे क्या है, ये मोटा है दोनों तरफ, और बीच में क्या है, पतला है। तो ये क्या हो गया, अवतल लेंस। ठीक है। अब इसका देखिए, ये हो गया दूसरा सतह, ये हो गया पहला सतह। तो पहला सतह का सब कुछ इधर है, P1 F1 2F1, और दूसरा का P2 F2 और 2F2, बीच में C रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है, जिसमें हम लोग क्या सब पढ़े, प्रकाश की चाल। क्या पढ़े, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल पढ़ लिए। उसके बाद जो है प्रकाश की चाल थोड़ा और इधर लिखते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई न दे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है प्रकाश की चाल पढ़े, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल हो गया। प्रकाश की चाल के बाद ये 1 नंबर का टॉपिक हो गया हमारा। दूसरे नंबर पे हम देखें अपवर्तनांक। क्या देखे, अपवर्तनांक। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। उसके बाद देखे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और उसके क्या देखे, नियम। उसके बाद हम लोग क्या देखे, लेंस। क्या देखे, लेंस। स्नेल का नियम भी पढ़े। ठीक है, और लेंस।
तो लेंस तक आज आकर के हम लोग रुक गए, ठीक है, क्योंकि आज जो है वो क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप लोगों को लेंस तक अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है, और ये याद रखना है आप लोगों को कि टैलेंट जो आप लोगों को मिला है उसका क्या करना है, उपयोग करना है। इस बातों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि टैलेंट का उपयोग करिएगा तभी क्या होइएगा, सफल आप लोग हो पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।